हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखो इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या है, एक चेन है एंजाइम्स की और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और अंदर जो है इसके मैट्रिक्स होता है। ये सबको पता है। अब इसमें जो है कि क्या होता है कि जो क्रैब साइकिल वगैरह है, सिट्रिक एसिड साइकिल, और इनसे क्रैब साइकिल में क्या होता है कि NADH और FADH2 जो है वो बनते हैं, जो कि फर्दर यूटिलाइज होते हैं टू फॉर्म ATP। और इसमें इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर बनता है इलेक्ट्रॉन्स का और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके और H2O बनाता है। ये मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, उसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, यानी ETS कहते हैं। और ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये जो है प्रेजेंट रहता है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं। और यहाँ पे फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रॉन आता है और फिर जो है 4 तक जो कैसे वो ट्रैवल करता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में फ्रॉम द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टू द फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इनको रोमन न्यूमेरल्स में हमने जो है डिनोट किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और उसके वजह से जो है एनर्जी जनरेट होती है। ओके, ये अब हम पढ़ेंगे कि ये जो है किस तरह से एनर्जी जनरेट हुई है। ये है मैट्रिक्स, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है और यहाँ पे मैट्रिक्स। ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है, L शेप का होता है और इसमें जो ये इसका ये वाला भाग है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और ये इसका जो पार्ट है ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन अंदर आता है और ये FMN जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से होते हैं और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये जो है चला जाता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। जो पहला कॉम्प्लेक्स है हम उसे कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। इसे डिहाइड्रोजिनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिनेज यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसे, हाइड्रोजन आयन जो है उसे रिमूव करता है फ्रॉम NADH। ओके, यहाँ से ये जो है एक ऑक्सीडो रिडक्टेज ये है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ये L शेप का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पे ये NADH जो है मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करता है FMN और FES, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि इसमें ये दो भी जो है प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर एक और यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसफ़र होता है यूबिक्विनॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू जो है यूबिक्विनॉन को और ये यूबिक्विनॉन जो है ये क्या होगा और उसको जो है एक FADH2 से भी जो है जो कि कॉम्प्लेक्स सेकंड है वहाँ से भी ये इक्विवेलेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ओके, फिर ये यूबिक्विनॉल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और यूबिक्विनॉल जो है ये FADH2 जो कि जनरेट हुआ है जो ऑक्सीडेशन हुआ है सक्सिनेट का इन सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो इसे हम जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है उसे हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्रैब साइकिल में सक्सिनेट का जो है ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमरेट में ये कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे FADH2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और FADH2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र कर रहा है किस में, यूबिक्विनॉल में।
और ये यूबिक्विनॉन में, और ये जो है रिड्यूस हो जाता है टू यूबिक्विनॉल, और फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफ़र करता है टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कॉम्प्लेक्स थर्ड कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो है, अब देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी होता है और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फिर साइटोक्रोम थर्ड में कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसे हम कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज, या फिर क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है इसे हम कहते हैं। साइटोक्रोम में जो है एक हीम कॉम्प्लेक्स है ये। उसके अलावा इसमें आयरन कोर प्रेजेंट रहती है, या तो Fe+2 में प्रेजेंट रहेंगे ये, या फिर Fe+3 में जो है फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे आयरन, किसमें, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। ओके, सो कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B। इसमें 3 तरह के साइटोक्रोम होते हैं साइटोक्रोम वाले में, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो साइटोक्रोम C1 और B जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और देन फर्दर इसको जो है भेज देंगे साइटोक्रोम C में, ठीक है। फिर ये मतलब ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और फिर ये साइटोक्रोम C जो है, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड हो गया, देन सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, एंड देन जो साइटोक्रोम ये C है, ये इलेक्ट्रॉन को फर्दर जो है ट्रांसपोर्ट करेगा टू द कॉम्प्लेक्स 4। सो कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसे हम कहते हैं, और इसमें जो है एक हीम पार्ट रहता है और कॉपर यूनिट्स रहती हैं। ओके, सो कॉपर यूनिट है जो वो साइटोक्रोम C से जो है इलेक्ट्रॉन लेगी, और फिर वो साइटोक्रोम A को दे देगी इसे, और फिर दूसरी जो कॉपर B जो है वो इसे एक्सेप्ट करेगा, देन साइटोक्रोम A3 को जो है ये दे देंगे। इस तरह से जो है कॉपर में आया, फिर साइटोक्रोम A में, फिर साइटोक्रोम A3 में, एंड देन कॉपर में जो है ये जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके और H2O जो है वो बना लेगा। यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो अब इस तरफ जो है क्या हुआ कि मैट्रिक्स में जो है हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब ये जो है जो मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमिएबल रहती है टूवर्ड्स जो आयंस है उनके लिए। तो अब यहाँ पे जो आएगा ATP सिंथेज जो है एंजाइम आएगा यहाँ पे, और ये एंजाइम जो है इन हाइड्रोजन आयंस को, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है इन जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इसको ये ट्रांसफ़र करेगा टू द मैट्रिक्स, बहुत सारे हो जाएंगे। और जब ये ATP सिंथेज जो है हाइड्रोजन आयंस को फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी मैट्रिक्स में जब ट्रांसफ़र करेगा, तो ये इसकी एनर्जी को जो है यूटिलाइज करेगा इन हाइड्रोजन आयंस की टू चेंज ADP टू ATP। यानी यहाँ पे जो है फाइनली क्या हो रहा है कि एनर्जी का जो है सिंथेसिस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ये मैकेनिज़्म जो है हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक जो डैम है उसमें पानी को हमने रोक के रखा है, और अचानक से हम जो है गेट खोल देते, तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो वहाँ पे टर्बाइंस लगी रहती है, जिससे क्या है कि एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो वो टर्बाइन जो है वो ATP सिंथेज मान लो, और जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो ATP जनरेट हो रही है यहाँ पे, एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पूरी मैकेनिज़्म है इसकी ETC की यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 में गया, और किस तरह से जो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है। सो इसमें जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करता है एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, एंड जैसे कि अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इट इज़ द लाइट एनर्जी दैट यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो स्पेस है वहाँ पे ज़्यादा हो गई और मैट्रिक्स में कम हो गई है। तो यहाँ पे जो है जो ग्रेडियंट है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वो जनरेट हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो है नेगेटिव चार्ज हो गया है, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी H+ आयंस की। ओके,
सो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे जो है होता है यहाँ पे। सो ये जो रीज़न है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 NADH बने, यानी कि 5 ATP बन जाएंगे। एक NADH से जो है 2.5 ATP बनता है, तो 2 से 5 बनेंगे। फिर 2 और NADH आएंगे कहाँ से, जब पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को ए में चेंज होता है, 2 NADH और आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 ATP जनरेट हो गए। फिर 6 NADH जो है वो क्रैब साइकिल में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 GTP के मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ पे भी जनरेट, और वहाँ पे 2 GTP के मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होता है टू द ATP। तो 6 NADH मॉलिक्यूल्स हमको कहाँ से मिले, क्रैब साइकिल से। तो 6 से बन गए 15 ATP, और उसके अलावा क्रैब साइकिल में हमको 2 FADH2 भी मिलते हैं। तो एक FADH2 का जो है 1.5 ATP जनरेट करता है, तो 2 जो है 3 ATP जनरेट करेंगे। ओके, सो इस तरह से जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं ATP के, वो बन जाएंगे 32 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, सो ये जो है टोटल यहाँ पे हमारा हो गया है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।